Assalamualaikum dear viewers and dear students. Welcome back to Physics with Feroz Shah. सबसे पहले तो माजरत ख्वाह हूँ आपके काफ़ी वेट के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स की प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ये वीडियो है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन का डिटेल डिस्कस करें। इससे पहले प्रोजेक्टाइल को मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स में डिस्कस किया था, वो ईटा या इनएमडीके टेस्ट वालों के लिए। आज मैं आपके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का फुल डिटेल इंशाल्लाह 100% डिटेल कि इस लेक्चर के बाद आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में कहीं और बुक से या किसी एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, चाहे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चाहे मेडिकल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह आई वांट टू कवर द ईच एंड एवरी पॉइंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन माय दिस सिंगल लेक्चर। होप यू विल एंजॉय एंड यू विल जॉइन। तो स्टार्ट लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा मेन टॉपिक, फर्स्ट ईयर कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहो तो ये गलत नहीं होगा। मैं इस मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को इन पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं पहले से आपको कंटेंट बता दूं कि मैं किस किस पॉइंट्स पे बात करूंगा। दूसरी बात ये कि जो भी कहूंगा रीजन, प्रूफ या एक्सप्लेनेशन के साथ कहूंगा, ऐसी बात नहीं करूंगा कि ये ऐसा है। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे जनरल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा along with reasons। एंड तीसरे नंबर पर फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के बाद फिर हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फाइनल वेलोसिटी डिस्कस्ड हो जाए तो उसके बाद हमारी बातें होंगी मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट पे बात करूंगा और मैक्सिमम हाइट पे बात करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पे हम बात करेंगे और सेवंथ नंबर पे माय डियर स्टूडेंट्स हम रेंज की धज्जियां उड़ाएंगे। और रेंज के बाद यहां तक फर्स्ट ईयर वालों का या पेपर वालों का या बुक का रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा। हर चीज का प्रूफ या रीजन आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद में 8 नंबर पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दूंगा और एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनएमडीके टेस्ट या ईटा टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी 100% वैल्यूएबल होंगे along with some important ideas of MCQs। so स्टार्ट करते हैं। लेंथी टॉपिक है, शायद लेंथी वीडियो होगी बट आई होप कि इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लेट मी स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने वाला हूं तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1 आपके लिए लिखता हूं, पहले लिख लेता हूं। डेफिनेशन नंबर 1 मेरा ये है कि द टू डायमेंशनल projectile motion is the two-dimensional motion of a body। एक बॉडी का टू डायमेंशनल मोशन, एक बॉडी का टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी टू डायमेंशंस में मोशन करे और इस तरह मोशन करे कि शुरू से लेकर आखिर तक उस पर ग्रेविटी के सिवा और कोई फोर्स ना हो, तब हम उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये है हमारी स्टूडेंट डेफिनेशन नंबर 1। इसी के साथ मैं आपके लिए डेफिनेशन नंबर 2 लिखता हूं और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेशन नंबर 2 अगर आप करना चाहो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, सो यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस, दैट द टू डायमेंशनल मोशन, the two-dimensional motion of a body, एक बॉडी का टू डायमेंशनल मोशन such that एक बॉडी का टू डायमेंशनल मोशन such that वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होता है, such that x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है इस मोशन में, और
y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन के पहले वो डिक्रीज होगा और बाद में वो इंक्रीज होगा। सो वो मोशन बॉडी का जो 2 डायमेंशनल हो, और motion of a body which is 2 dimensional such that x component of velocity remains constant but y component will be variable, the motion of body is called projectile motion। अब मैंने सिर्फ डेफिनेशंस लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम में मतलब भी बताता हूं और आपको बताता हूं कि 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है। दोनों डेफिनेशंस में पहला रिक्वायरमेंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी 2 डायमेंशनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? 2 डायमेंशनल का मतलब ये है, अगर आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ऐसा मोशन जिसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो बैक वक्त और इसमें y एक्सिस भी इन्वॉल्व हो। जब इस मोशन में x एक्सिस भी इन्वॉल्व है और y भी, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। उर्दू में बात करें, आसान लफ्जों में बात करें तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी बैक वक्त आगे भी जाए और बैक वक्त ऊपर भी जाए, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये एक शर्त है, 2 डायमेंशनल मीन के बॉडी आगे भी जाएगी, बॉडी ऊपर भी जाएगी, along y एक्सिस भी मोशन करेगी, along x एक्सिस भी मोशन करेगी। और दूसरी बात यह है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि शुरू से लेकर आखिर तक इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का असर हो और कोई असर ना हो। और इस डेफिनेशन में है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल है, इसमें कमी बेशी आएगी। डेफिनेशन आपने नोट किए होंगे, मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं इन दोनों डेफिनेशन को इसी जगह एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं डेफिनेशंस का एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं और डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन ये है कि फर्ज करें हमारे स्टूडेंट्स, इट इज x एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस। चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का लेना जरूरी है। तो ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं एक बॉडी और फर्ज करो आपने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, इस डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया विद सर्टेन वेलोसिटी v, तो ये बॉडी मूव करेगी, इधर आएगी, यहां से ये बॉडी थोड़ा और आगे जाएगी, ऊपर भी जाएगी, इधर आएगी। फर्ज करो ये बॉडी इधर तक आ गई, इसके बाद इस बॉडी ने टर्न किया और वापस जमीन की तरफ आ रही है और अब ये बॉडी यहां तक पहुंची, फिर इधर से ये बॉडी फर्ज करें यहां तक पहुंची और यहां से इस बॉडी ने आकर जमीन को दोबारा हिट किया। ये जो मोशन है, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, लेकिन दोनों शराइत गौर से देखें। डेफिनेशन नंबर 1 में मैंने 2 बातें की कि 2 डायमेंशनल हो, वो इसमें है। आप देख रहे हो कि ये बॉडी बैक वक्त आगे भी गई है और बैक वक्त ऊपर भी गई है, तो इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल। देखो इसमें x एक्सिस भी इन्वॉल्व है और इसमें y एक्सिस भी इन्वॉल्व है। 2 डायमेंशन तो आप समझ गए। अब डेफिनेशन नंबर 1 में 2 डायमेंशन के बाद दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी माय डियर स्टूडेंट्स कि सिर्फ ग्रेविटी असर करेगा, इसके अलावा कोई और फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे प्रोजेक्शन के बाद, फेंकने के बाद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी यहां है और इसको जो फोर्स खींच रही है वो सिर्फ ग्रेविटी है। ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। हम बाकी एयर रेजिस्टेंस, ऑल अदर फोर्सेस निगलेक्ट कर रहे हैं। इधर भी इस बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटी है, यहां भी एक बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटी है, इधर भी इस बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटी है, इधर भी इस बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटी है, हत्ता के टकराने तक इस बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटी है। तो इस मोशन में 2 शराइतें हैं। पहली शर्त यह है कि ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मीन कि इसमें x एक्सिस भी इन्वॉल्व है, y एक्सिस भी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है। मोशन शुरू करने के बाद इस बॉडी पर हम कोई और फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों शराइत पूरे हैं, ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये तो डेफिनेशन नंबर 1 था। डेफिनेशन नंबर 1 ये था जो मैंने कहा। आप कहें सर आपने तो डेफिनेशन नंबर 2 भी किया, और डेफिनेशन नंबर 2 में हमने कहा कि 2 डायमेंशनल हो प्लस इसके साथ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देके हम आगे प्रूफ भी करने वाले हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो मैं इसकी कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये वेलोसिटी है इनिशियल, इस पॉइंट पर फर्ज करो वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। तो देखो x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी कोई वैल्यू होगी। फर्ज करो x कंपोनेंट इज 10 एंड y कंपोनेंट इज 8। फर्जी वैल्यू ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी लोगे तो याद रखना x कंपोनेंट कांस्टेंट मीन के इधर भी x कंपोनेंट 10 था, इधर भी x कंपोनेंट 10 होगा, लेकिन y कंपोनेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और y कंपोनेंट फर्ज करो अब 4 रह गया। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है वैसे वैसे x कंपोनेंट वही रहेगा। शुरू में x10, इधर भी 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 x10 और इधर भी x10 रहेगा। इसका मतलब यह है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। रीजन बताता हूं, यहां भी अगर x कंपोनेंट होगा तो x कंपोनेंट विल बी 10, यहां भी प्रोजेक्टाइल का x कंपोनेंट विल रिमेन्स 10, ये 10 रहेगा। और यहां भी प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 होगी, यहां भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट 10 रहेगा, हत्ता के टकराने तक इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या रहेगा 10। यानी ये ऐसा मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2 डायमेंशन है, इसमें x एक्सिस भी इन्वॉल्व है, इसमें y एक्सिस भी इन्वॉल्व है। वो तो हो गया, 2 डायमेंशन तो हो गया। दूसरी शर्त है कि x कंपोनेंट कांस्टेंट, तो यहां से 10, इधर 10, इधर 10, इधर 10, इधर 10, इधर 10, इधर 10, 10 फर्जी वैल्यू है। x कंपोनेंट कांस्टेंट है वेलोसिटी का। आप कहेंगे सर क्यों कांस्टेंट है, तो मैं बताता हूं। आप एक बात बताएं, आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है? उम्मीद है जो सुन रहे हो कहेंगे यस सर पढ़ा है, क्लास 8-9 से पढ़ा था। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जहां फोर्स नहीं होगा वहां चेंज नहीं आएगा और जो सिचुएशन है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यही तो क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपने कहा है कि सिर्फ ग्रेविटी है और ग्रेविटी तो y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर चेंज आ सकता है, x एक्सिस पर चेंज नहीं आ सकता। लिहाजा x एक्सिस पर आपने जो वेलोसिटी इसको दी है, प्रोजेक्टाइल इसी वेलोसिटी को आखिर तक बरकरार रखेगा, क्योंकि इस x कंपोनेंट में इंक्रीज लाने के लिए b फोर्स चाहिए और इस x एक्सिस को डिक्रीज करने के लिए, x कंपोनेंट को डिक्रीज करने के लिए b फोर्स चाहिए। लेकिन अलोंग x एक्सिस कोई भी फोर्स हम कंसीडर नहीं करते। आसान अल्फाज के प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं होता। जहां फोर्स नहीं होता वहां चेंज नहीं होता, जहां चेंज नहीं होता तो वहां जो भी वैल्यू हो वो कांस्टेंट रहेगी। लिहाजा वेलोसिटी का x कंपोनेंट शुरू से आखिर तक कांस्टेंट रहता है, क्योंकि x एक्सिस पर फोर्स नहीं होता। आप समझ गए हो। अब आप कहें सर y कंपोनेंट वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल का मतलब है कि फर्स्ट हाफ में ये डिक्रीज होगा फिर ये इंक्रीज होगा। यानी इधर y कंपोनेंट 8 है, यहां मैंने 4 लिखा और माय डियर स्टूडेंट यहां y कंपोनेंट समिट पर क्या होगा 0 हो जाएगा, समिट पर y कंपोनेंट 0 हो जाएगा और इसके बाद y कंपोनेंट एक बार फिर बढ़ने लगेगा, y कंपोनेंट और इंक्रीज फिर और इंक्रीज, यहां आकर y कंपोनेंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। याद रखना y कंपोनेंट स्टार्ट में भी मैक्सिमम होगा, आखिर में भी मैक्सिमम होगा, टॉप पर 0 होगा। अब रीजन क्या है? रीजन ये है हमारे स्टूडेंट, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे है, तो ग्रेविटी y कंपोनेंट के अपोजिट है, लिहाजा वो y कंपोनेंट को अपोज कर रहा है और ग्रेविटी के खिलाफ y कंपोनेंट खर्च हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी का y कंपोनेंट ग्रेविटी के खिलाफ खर्च हो रहा है। जब प्रोजेक्टाइल टॉप पर पहुंचे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका होता है। क्यों? इसका सबूत क्या है? तो आप देखिए प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाने वाला y कंपोनेंट है। अब यहां से प्रोजेक्टाइल मजीद ऊपर नहीं गया, इट मीन जो इसको ऊपर ले जा रहा था वो खत्म हो चुका है। लिहाजा y कंपोनेंट खत्म, यानी ग्रेविटी के खिलाफ y कंपोनेंट खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, टॉप पर पहुंचेगा तो y कंपोनेंट मुकम्मल तौर पर 0। इसी वजह से इसके पास मजीद आगे जाने का फ्यूल नहीं रहता और यहां से प्रोजेक्टाइल वापस आता है, लेकिन इधर ग्रेविटी के खिलाफ तो डिक्रीज।
अब ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो जितना इधर लॉस हुआ उतना इधर गेन होता है। तो यहाँ y कंपोनेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ जीरो हुआ, और यहाँ y कंपोनेंट धीरे 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 इंक्रीज होगा, यहाँ आकर मैक्सिमम होगा। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के दो डेफिनेशन आपको बताए, दोनों का मतलब आपके लिए क्लियर किया और जो रीजंस थे आपको बता दिए। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लिया, हम अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बाकी बातें करने वाले हैं। मैं डेफिनेशन को सर्कल कर रहा हूं, इट्स फिनिश्ड। नाउ जनरल पॉइंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द जनरल पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो पहले से आप याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये कांस्टेंट रहता है, और इसका रीजन ये है बिकॉज x कंपोनेंट या x एक्सिस पर फोर्स क्या होता है, जीरो, और जिस एक्सिस पर फोर्स जीरो होता है उस एक्सिस पर चेंज कैसे आ सकता है, वायलेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ है और या न्यूटन सेकंड लॉ है, एंड हेंस फोर्स अलोंग x जीरो, तो चेंज अलोंग x जीरो, लिहाजा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, सुने, ये डिक्रीज भी होगा, डिक्रीज होते 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 आखिरकार टॉप पर ये जीरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंक्रीज होगा और आखिरी पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी पहले डिक्रीज, टॉप पर जीरो, और आखिर में फिर मैक्सिमम, टॉप के बाद ये इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, डिक्रीज के वजह क्या है, इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, y कंपोनेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट है, और टॉप पर जीरो क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने ऊपर जाना बंद कर दिया है, प्रोजेक्टाइल स्टॉप्ड मूविंग अपवर्ड। अगर प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो ना होता तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाना बंद ना करता और ये और भी ऊपर चला जाता। इसका मजीद ऊपर ना जाना इस बात का सबूत है कि जो इसको लेके जा रहा था वो खत्म हो गया, वो y कंपोनेंट नेस्तो नाबूद हो गया। और इंक्रीज क्यों, टॉप के बाद इंक्रीज क्यों, क्योंकि इसके बाद है सेम डायरेक्शन ऑफ, ये ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ये तो पॉइंट नंबर 1 था, जनरल पॉइंट नंबर 1। नाउ वांट टू शेयर अ जनरल पॉइंट नंबर 2। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, सो यू कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन डायरेक्टली, वी कैन नॉट अप्लाई equations of motions directly। हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 डायमेंशन है, कर्व पाथ है, इसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन पर आप ये इक्वेशंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, इट्स नॉट अ मोशन अलोंग सिंगल एक्सिस। फिर क्या करेंगे, इसका इलाज क्या होगा? जब इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक मोशन को डिस्कस कैसे करेंगे? इसका इलाज है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका पॉइंट है that we have to convert the equations। हम जो भी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे उसको into x फॉर्म, या आप इसको x फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और y फॉर्म, या इसको y फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जो भी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे या x फॉर्म में जाओगे या y फॉर्म में जाओगे तभी इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट नहीं मिटा रहा, ऊपर वाला पॉइंट मिटा रहा हूं, और यहां इसका मतलब आपको समझा रहा हूं कि भाई कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये एक से समझाता हूं, ये बाकी दो खुद ही कैलकुलेशन आप समझ जाओगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हम प्रोजेक्टाइल पर ये इक्वेशन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने आपको रीजन बताया, बिकॉज 2 डायमेंशनल मोशन है, कर्व पाथ है, इसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, हर एक का अपना अपना फॉर्म होगा। अगर आप इस इक्वेशन को x फॉर्म में लिखोगे या आप इसको y फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सो माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन का
x फॉर्म होता है फाइनल का x, फाइनल वेलोसिटी के साथ भी x लगाओगे, इनिशियल के साथ भी x लगाओगे, एक्सेलरेशन के साथ भी x लगाओगे, लेकिन टाइम स्केलर है, इसका ना x कंपोनेंट होता है ना y। नंबर और स्केलर के साथ x या y नहीं लगता, जो वेक्टर्स है उनके साथ लगेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का x फॉर्म है। y फॉर्म में हर एक चीज के साथ y लगा देना, तो vfy viy प्लस ay और साथ में t। आपने गौर किया कि मैंने टाइम के साथ x या y नहीं लगाया, क्योंकि टाइम स्केलर है, उसके साथ x या y नहीं लगता डियर स्टूडेंट्स। तो ये x फॉर्म है, ये y। हम प्रोजेक्टाइल में या ये इस्तेमाल कर सकते हैं या ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह हम ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसका या x फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या y फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थर्ड इक्वेशन का भी हम या x फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या y फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये था जनरल पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करते हैं जनरल पॉइंट नंबर 3। जनरल पॉइंट नंबर 3, और जनरल पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर आपके सामने ax आया तो इसका मतलब क्या होगा? आपके सामने ax आया तो इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। इट इज एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। लेकिन ax की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। मैंने कहा ना कि जो भी बात करूंगा या रीजन या प्रूफ के साथ करूंगा। सो ax प्रोजेक्टाइल में 0 क्यों है? तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि बाबा न्यूटन के मुताबिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma। ये फार्मूला बता रहा है कि जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन। अगर आपको मास तो कांस्टेंट होता है बॉडी का, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करो तो इंपैक्ट आखिरी पॉइंट तक मास तो सेम है। अगर आपको एक्सेलरेशन अलोंग x चाहिए तो ये जैसा वैसा हमसे मांग रहा है कि फिर फोर्स भी अलोंग x होना चाहिए, फोर्स भी अलोंग x होना चाहिए। देखो जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, 0 फोर्स 0 एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग फोर्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन अलोंग x चाहिए तो इसके लिए फोर्स भी अलोंग x चाहिए। लेकिन दुनिया जानती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो जब फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 है, यही वजह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस भी 0 है। ये तो ax की बात हो गई। अब अगर मैं कहूं कि आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन में ay आ गया, कैलकुलेशन करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, काफी लिस्ट पड़ी है। कैलकुलेशन के दौरान हमारे सामने ay आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स ay का पहले मतलब बता दूं, इट मींस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है। और ay की वैल्यू क्या है? तो मैं पहले से लिख दूं कि ay g के बराबर होगा, और प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। आप रीजन पूछोगे कि सर प्लस क्यों माइनस क्यों और जी क्यों, रीजन क्या है? तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि आप जानते हो कि F इज इक्वल टू ma। बेशक आपने कहा कि यस हम जानते हैं। अब जैसा फोर्स दुनिया जानती है, जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके, फिलहाल मास तो कांस्टेंट है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग y आ गया तो यहां फोर्स भी अलोंग y आएगा। लेकिन आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में y एक्सिस पर ग्रेविटी होता है। सो यूं कहो ना कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में Fy यानी फोर्स अलोंग y एक्सिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी मीन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर फोर्स अलोंग y एक्सिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g होता है। इसी तरह हमने पढ़ा कि ay विल बी इक्वल टू g। ay जो है वो g के बराबर होता है। ay इज इक्वल टू g, क्योंकि फोर्स अलोंग y इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सो एक्सेलरेशन अलोंग y विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसलिए ay की जगह g लिखेंगे। अब प्लस और माइनस तो आप समझ गए होंगे
कि सर जी हम अपवर्ड नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी आधे मोशन में अपवर्ड जाती है और आधे मोशन में डाउनवर्ड जाती है, लिहाजा पॉजिटिव इज फॉर डाउनवर्ड मोशन एंड नेगेटिव इज फॉर अपवर्ड मोशन। इसीलिए अब के बाद अगर मेरे सामने ए एक्स आएगा तो मैं 0 पुट करूंगा, और अगर मेरे सामने ए वाई आएगा तो मैं प्लस माइनस जी के साथ पुटिंग करूंगा। ये आपको याद रहेगा। हमने जनरल पॉइंट पढ़ा, जनरल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल नंबर 3। जनरल पॉइंट नंबर 3 of projectile we are dealing the general points. The fourth number general points is important list of information। याद रखिएगा, मैं लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, द स्टार्टिंग पॉइंट ड्रा कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 मैं ड्रा कर लेता हूं, इट विल बी मच मच बेटर फॉर अस। फर्स्ट करो ये है एक्स एक्सिस, लेट मी कंसिडर इट इज एक्स एक्सिस and let me consider it is y axis। informations जनरल पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट करो ये है बॉडी। इस बॉडी को आपने फेंका विथ सर्टेन वेलोसिटी v, विथ सर्टेन वेलोसिटी v। ये बॉडी ऊपर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, आप फेंकोगे तो जाएगी तो जरूर। तो जनाब ये ऊपर जाएगी, चलते चलते लौट के आएगी, कहां जाएगी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पलट के आ गई और यहां पर आकर जमीन से टकरा गई। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं साइड से देख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि बेहतर बना होगा। एनी हाउ, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें 2 शराइत है, वो आप जानते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं समझे रिवाइंड कीजिएगा। यहां जो स्टार्टिंग पॉइंट है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, और यहां जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। और जो बॉडी होती है, इधर जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्टाइल बनाया, द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इस रास्ते को, ये जो पाथ है, the path of projectile is called trajectory। the path of projectile is trajectory। यह रास्ता ट्रैजेक्टरी कहलाता है। लेकिन इस पाथ का जो शेप है, the shape of path is called parabola। the shape of path is called parabola। पाथ का शेप पैराबोला कहलाता है। जो टॉप पे पॉइंट है, द पॉइंट एट द टॉप, सबसे ऊंचाई पर जो पॉइंट है, इट इज कॉल्ड समिट। इसको समिट बोलते हैं। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड समिट। और जिस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल लौट आता है, वापस टकराता है जमीन से, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, या उसे इंपैक्ट पॉइंट कहा जाता है। बाकी डेफिनेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आगे लिस्ट में करूंगा इंशाल्लाह। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बॉडी इज प्रोजेक्टाइल, द मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, top is called summit, the end is called impact, the starting point is called point of projection, angle is angle of projection, and velocity जिससे आपने इसको फेंका, that is called velocity of projection। और ये भी याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, velocity of projection जो है initial velocity भी कहलाती है। the velocity of projection is also called initial velocity। velocity of projection is called initial velocity। और याद रखना, प्रोजेक्टाइल की स्टडी को बैलिस्टिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स की स्टडी को बैलिस्टिक्स कहा जाता है। बस अभी मैं बैलिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं और आप बैलिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। बैलिस्टिक्स द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रोजेक्टाइल्स। ये पॉइंट नंबर 4 इन जनरल पॉइंट्स। द लास्ट पॉइंट इज, जनरल पॉइंट्स में आखिरी पॉइंट जो आपके नाम करना चाहता हूं वो है, इसके बाद जनरल का टाइटल डिस्कस हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट, वी आर डीलिंग जनरल पॉइंट। डेफिनेशन कर चुके हैं, जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। मैंने किसी भी पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें आपको रीजन ना बताया। पॉइंट नंबर 5 याद रखिए, वी आर डीलिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। मूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन वायु का नाम। तो वी आर डीलिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं। 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में।
कौन कौन से होते हैं? एक कहलाते हैं इनपुट पैरामीटर्स, एक इनपुट पैरामीटर्स होते हैं और एक होते हैं आउटपुट पैरामीटर्स। प्रोजेक्टाइल में इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर्स में फर्क क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट पैरामीटर वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्टाइल को जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट पैरामीटर होता है, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बतौर रिजल्ट्स मिलते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बतौर रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हें आउटपुट पैरामीटर्स कहा जाता है। इनपुट पैरामीटर्स एंड आउटपुट पैरामीटर्स, इनपुट वो है जो हम देते हैं अपनी मर्जी से, और आउटपुट वो है जो प्रोजेक्टाइल हमें देता है बतौर रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशंस आर कॉल्ड आउटपुट पैरामीटर्स, एंड the factors, the parameters, the quantities which we provide to projectile as input are called input parameters। अच्छा सोचें, इनपुट पैरामीटर्स कितने होते हैं? जितना भी सोचे तो आखिर में आप कहोगे सर 2 है। प्रोजेक्टाइल को हम स्टार्टिंग वेलोसिटी देते हैं और स्टार्टिंग एंगल देते हैं। इसे 30 डिग्री से फेंके या 60 से फेंके या 70 से फेंके या 10 से फेंके या 1 डिग्री से फेंके या 5 डिग्री से फेंके या 81 से फेंके या 82 से फेंके, ये एंगल भी हम अपनी मर्जी से लेते हैं। और इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, इसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, इसको 1 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, ये वेलोसिटी भी हम देते हैं। तो याद रखना, इनपुट पैरामीटर्स ओनली टू प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ 2 जो हैं वो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, और वो इनपुट पैरामीटर्स में पहले नंबर पे है इनिशियल वेलोसिटी, और आपके बुक में या ज्यादातर बुक्स में इनिशियल वेलोसिटी को या v से डिनोट करते हैं और या v नॉट से। तो इनपुट पैरामीटर में v हो सकता है या v नॉट हो सकता है, v और v नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हम अपनी मर्जी से देते हैं, ये प्रोजेक्टाइल का इनपुट है। और जो दूसरा इनपुट है हमारे स्टूडेंट्स, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा, ये 2 हम देते हैं प्रोजेक्टाइल को अपनी मर्जी से। तो ये इनपुट पैरामीटर है। इसके अलावा जो आउटपुट पैरामीटर्स हैं वो क्या है? यहां है, देखो ये सब इसके आउटपुट पैरामीटर्स हैं जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया आपके लिए। द आउटपुट पैरामीटर्स आर दीज 4। द फर्स्ट वन इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम नहीं देते। प्रोजेक्टाइल हमसे इनिशियल वेलोसिटी लेकर रवाना हो जाता है, रास्ते में वो किस पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी रखता है और y कंपोनेंट उसका क्या होता है, x कंपोनेंट, वो फाइनल वेलोसिटी वो खुद डिसाइड करता है, उसका पाथ डिसाइड करता है, उसकी सिचुएशन डिसाइड करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी बतौर आउटपुट है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ फाइनल वेलोसिटीज। और इसी तरह मैक्सिमम हाइट भी प्रोजेक्टाइल में बतौर रिजल्ट हमें मिलता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे मोशन का टाइम भी प्रोजेक्टाइल बतौर रिजल्ट देता है, रेंज भी। ये सब एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ मैंने नाम बताए कि जनाब आउटपुट पैरामीटर ये है और ये इनिशियल वेलोसिटी बमा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दोनों इनपुट पैरामीटर हैं। सबूत देखिएगा, आपको एक लॉजिकल सबूत दे दूं कि वाकई में ठीक कह रहा हूं, ये इनपुट पैरामीटर है और ये आउटपुट पैरामीटर है। तो चले जनाब, क्या याद करोगे? हर आउटपुट का फार्मूला मालूम किया जाता है और हर आउटपुट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इनपुट होता है। तो अपना बुक देके और अभी लेक्चर देके और जहां चाहे देख लें, हमेशा इन चीजों के फार्मूले मालूम किया करते हैं, और इनके फार्मूलों में राइट साइड पे देखिए तो आपको इनिशियल वेलोसिटी और थीटा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी और थीटा के अलावा जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा या नंबर होगा। सो दैट्स व्हाई कि v यानी इनिशियल वेलोसिटी और थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन के इनपुट पैरामीटर्स हैं और ये बाकी सब इसके आउटपुट पैरामीटर्स हैं। याद रखना, वी ऑलवेज डिराइव मैथमेटिकल फॉर्म्स फॉर द आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स। इंशाल्लाह ये बातें आपके जहन में बैठ जाएंगे। ये था जनाब जनरल पॉइंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के जनरल पॉइंट्स आपके नाम हो गए, और हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड टाइटल
खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक एक बात करूंगा, लेकिन हर बात के लिए मैं एक डायग्राम ड्रा करना चाहता हूं और उसी डायग्राम के अंदर हर चीज डिस्कस करूंगा। ये है माय डियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और आपके नाम वाई एक्सिस। सो इट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड इट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। मैंने दोनों एक्सिस ले लिए क्योंकि मैं प्रोजेक्टाइल लेने वाला हूं। मैं ऐसा प्रोजेक्टाइल लेने वाला हूं जो जिसमें मैं काफी डिस्कशन कर सकूं। सो लेट मी राइट ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है। मैंने कहा ना, वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई डिनोट होता है, लेकिन ज्यादातर बुक्स और नोट्स में लोगों ने या वी लिया है या वी नॉट लिया है। मैं वी ले लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी और ये एंगल, ये देखो, ये दो मैंने दिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, इस प्रोजेक्टाइल को ये दोनों मैंने दे दिए, तो इसलिए ये इनपुट है। आगे इसी इनपुट से वो अपने आउटपुट्स डिसाइड करेगा, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, रेंज वगैरह 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 एंड सो ऑन। अब इससे डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। वी आर डीलिंग इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इधर टॉप पे लिख रहा हूं इनिशियल, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ऐसा ना आपको नजर ना आए, इनिशियल वेलोसिटी। वांट टू डिफाइन इट, तो डेफिनेशन लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल लेता हूं। ऑलरेडी वीडियो मुझे लगता है एंड तक जाएंगे तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, बट एक्चुअली आई वांट टू कि आपको पूरे एक लेक्चर में प्रोजेक्टाइल फुल सैचुरेटेड मिले और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो इस पे। इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कई डेफिनेशन कर सकते हो। द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, चूंकि ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो द वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल स्टार्ट्स इट्स मोशन। नेक्स्ट आप लिख सकते हो द वेलोसिटी विद विच अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, that is called initial velocity, या the input velocity of projectile is called velocity of projection या initial velocity। मैंने 4 definitions बोले, उन 4 definitions में आप इधर जो चाहो लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो definition आप खुद लिख के मैं लिख लेता हूं कि velocity at the point of projection, velocity at the point of projection is called initial velocity। इट इज डिनोटेड बाय v, हमने इनिशियल वेलोसिटी को v से डिनोट किया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखने वाला हूं, इनिशियल वेलोसिटी पॉजेस 2 कंपोनेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी में माय डियर स्टूडेंट्स 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इनिशियल वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट्स हैं। क्या बाकी तो ड्रा कर लो, इसमें क्या हर्ज है। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक कंपोनेंट है और ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। आपने वेक्टर पढ़े होंगे, बिल्कुल जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो तो आपने वेक्टर पढ़े होंगे। आपको आपके टीचर्स ने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के कंडीशंस पढ़ाए होंगे। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ कंपोनेंट्स। देखो ये कंबाइंड है, टेल से स्टार्ट है, हेड पर खत्म है। सो एनी हाउ ये कंपोनेंट्स है इस वेलोसिटी के, और थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है वो y, और थीटा को जो टच करता है वो x कंपोनेंट। ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का y। तो बिल्कुल मैंने जो कहा ठीक कहा कि इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, और इनके फार्मूले क्या हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स 2 कंपोनेंट्स के बाद आप कहोगे कि एक होता है इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज v cos of थीटा, और ये फार्मूला आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से मिलता है। ax is equal to a cos थीटा, ये आपने पढ़ा है। तो a के बजाय यहाँ v है तो ax is equal to a cos थीटा, लिहाजा vx is equal to v cos थीटा, और vy is equal to v sin थीटा। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट के फार्मूले हैं। इनिशियल वेलोसिटी डिस्कस हो गया। Why we are not discussing in detail it? Because it is the input parameter, और इनपुट दिया जाता है, मालूम नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट्स, ये मालूम होता है। हमने इनिशियल वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट की पहचान तो कर ली। अब आगे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा।
ये एक्स और वाई कंपोनेंट है, गौर कीजिएगा। ये प्रोजेक्टाइल इधर कहां रुकेगा, इससे आगे जाएगा, इधर भी नहीं रुकेगा, इससे भी आगे जाएगा, इधर नहीं रुकेगा, इससे भी आगे जाएगा, यहां शायद रुक जाए, मैं तक गया हूं लिहाजा इसको रोक लेते हैं। ये रुक गया, अब यहां से इसने टर्न किया, यहां आया, फिर मजीद नीचे आया, इस पे आने पे पाबंदी नहीं है, जहां जाना चाहे जा सकता है, इसकी मर्जी है। तो ये लो जनाब प्रोजेक्टाइल लौट आया, आपको मुबारक हो, हमारा प्रोजेक्टाइल धरती पे लौट आया। सो दैट्स व्हाई ये है हमारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। कंडीशन अब ओबे हो रहे हैं या ओबे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा ओनली ग्रेविटी इज देयर, और वो जनरल पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी v है, उसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, और x कंपोनेंट का फार्मूला है v cos थीटा और vy का फार्मूला है v sin थीटा, ये आपको पता है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर? इनिशियल वेलोसिटी तो डिस्कस हो गई, अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करने वाले हैं फाइनल वेलोसिटी। में इन सब के आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा, मैं इनके मैथमेटिकल फॉर्म भी डिराइव करूंगा। सो लेट मी डिराइव इट। पहले इधर मैं मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करूंगा, इधर मैं फाइनल वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, so my dear students, the simple definition you can do is that is कि प्रोजेक्टाइल मोशन की किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, लेकिन सिवाय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। सिर्फ यहां की वेलोसिटी इनिशियल है, इसके बाद आप पूरे ट्रैजेक्टरी में जिस पॉइंट पर चाहो वेलोसिटी ले लो, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स। सो मैं फर्जी कर बात कर रहा हूं, अगर इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी देखोगे इट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, अगर आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखोगे इट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। अलगर्ज जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी देखोगे वो फाइनल वेलोसिटी समझी जाएगी, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डिफाइन, हाउ कैन आई डिफाइन इट? आप कहोगे कि सर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, लेकिन कहां पर? आफ्टर आफ्टर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट पर इनिशियल है, इसके बाद पूरी ट्रैजेक्टरी आपके लिए फ्री है, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी लोगे वो उस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है जनाब। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता हूं, जिस तरह इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं, इस तरह फाइनल वेलोसिटी के भी एक्स और वाई कंपोनेंट है। एक जगह पे ड्रा कर लेता हूं, ये देखिएगा जनाब, ये फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और ये फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का भी वाई कंपोनेंट होता है, इधर भी 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 है, सिर्फ टॉप जगह पर वाई कंपोनेंट खत्म हो जाता है। वो मैंने जनरल पॉइंट्स में डिस्कस किया, आप जाके देख ले। वाई कंपोनेंट एट द समिट, टॉप पर क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि वाई कंपोनेंट ऊपर ले जाने वाला था और ग्रेविटी के खिलाफ वो खत्म हो रहा था, टॉप पर पहुंचकर वाई कंपोनेंट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, इसीलिए तो प्रोजेक्टाइल मजीद ऊपर नहीं गया। एनी हाउ, वाई कंपोनेंट यहां जीरो, यहां सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा फाइनल वेलोसिटी में, बाकी हर जगह दो दो कंपोनेंट्स होंगे। अब इनके फार्मूले चाहिए। आप कहें सर जैसा कि हमने इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट का फार्मूला लिखा, इसी तरह हमें फाइनल वेलोसिटी के भी एक्स और वाई का फार्मूला लिखना चाहिए। तो इस जगह पे मैं प्रूफ करूंगा, इसी थोड़ी सी जगह में देखो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट प्रूफ करते हैं। मैं आपकी खातिर कहूंगा कि एज वी नाउ दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, क्यों लिखा? मुझे फाइनल वेलोसिटी के एक्स और वाई चाहिए। आप रोकें, कहे रुक जाएं, सर आपने तो कहा था इक्वेशन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा भाई थोड़ा सब्र तो करें, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। जब आपको फाइनल वेलोसिटी का एक्स फॉर्म चाहिए, देखो वी एफ के साथ एक्स चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये बन जाएगा वी एफ के साथ एक्स, वी आई याद रखिए, हम वी आई नहीं लेंगे, हम इक्वेशन में वी लेंगे, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया है। मैं भूल जाता हूं लेकिन मैं फिर मिटा के लिखूंगा, वी की जगह वी प्लस
वी एक्स और ए की जगह ए एक्स और टी की जगह टी। मैंने टी के साथ एक्स नहीं लिखा क्योंकि टी स्केलर है। ठीक है, मैंने जर्नल में डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है आप कहानियां समझ चुके हो। फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये टर्म जीरो हो गया। और आपने ध्यान दिया था मैंने सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए तो फाइनल का एक्स हो या इनिशियल का एक्स हो दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर ये 10 हो तो ये भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा और इधर भी। फुल मोशन में एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, 10 रहेगा। ये तो था फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अब फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट का फार्मूला हमें चाहिए, तो वंस अगेन I am going to say that as we know that Vf is equal to Vi plus At। फिर कहें कि सर ये इक्वेशन यूज करने के काबिल नहीं है प्रोजेक्टाइल में, I am going to convert it because I need Vfy, तो convert it into y form, and when you have to convert it into y form the equation will become like this Vfy v मैंने vi लिखा, आपने v लिखना है। जब इधर डायग्राम में आपने इनिशियल v लिखा है तो इक्वेशन में v लिखो, इनिशियल की जगह v, तो vy प्लस ay इंटू टी। आप समझ रहे हैं शायद। तो माय डियर स्टूडेंट्स vfy फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज इक्वल टू vy का फार्मूला होता है v sin थीटा। ये देखो vy इज इक्वल टू v sin थीटा, और ay के लिए मैंने आपसे कहा था प्लस भी लूंगा, माइनस भी लूंगा, जी भी लूंगा और टी भी लूंगा, प्लस माइनस जी और टी। ay इज इक्वल टू प्लस माइनस जी टी। अब आप पूछें सोचें कि सर इसमें प्लस और माइनस कब यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहां मालूम करवाऊं इस जगह पर, तो इस जगह पर ये बिफोर समिट है, समिट से पहले है, और समिट से पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के लिए यहां इधर माइनस लिखोगे, यू हैव टू पुट माइनस। लेकिन अगर मैं आपसे इधर, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इसका x कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, और ये इसका y कंपोनेंट है, इस तरफ ड्रा होते हैं लेकिन मैंने इधर लिखाई की है, तो vfy। अगर मैं इधर आपसे ये vfy मालूम करना चाहूं तो ये समिट के बाद है, और आफ्टर समिट प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो फिर इधर प्लस लिखोगे। यानी आपने सुना होगा, दोबारा सुन लीजिएगा कि y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी अगर बिफोर समिट मालूम करना हो देन यू हैव टू टेक नेगेटिव, और अगर आफ्टर समिट मालूम करना हो देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव, और टाइम आपको गिवन होगा, बाकी चीजें आप मालूम कर सकते हो। ये तो हो गया जनाब फाइनल वेलोसिटी की डिस्कशन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने फाइनल वेलोसिटी की भी धज्जियां उड़ा दी। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज मैक्सिमम हाइट। मैं मैक्सिमम हाइट के लिए डेफिनेशन आपके लिए लिखूंगा, एक डेफिनेशन लिखूंगा और कई बोलूंगा, कई आपके लिए बोल दूंगा। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज 5 नंबर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट को देखिएगा। द फर्स्ट कमेंट मैं बोल देता हूं, ड्रा कर लेता हूं, लिखूंगा एक डेफिनेशन लिखूंगा जो सिंपल हो, बाकी डिस्कशन ज्यादातर के करूंगा। आप इसको रिवाइंड करके ऑडियो दोबारा सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाइट के मैंने क्या क्या डेफिनेशन किए। सो लेट मी डिफाइन इट प्लीज। ये है जनाब समिट। आप जानते हैं कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं, समिट। और इस समिट के हाइट को, इस समिट का जो हाइट है इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसे मैक्सिमम हाइट कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। समिट का हाइट, मैक्सिमम हाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। तो मैंने कहा ना सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी बोल दूंगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट? यू कैन सिंपली से the height of summit is called maximum height। प्रोजेक्टाइल मोशन में समिट का जो हाइट होता है वो मैक्सिमम हाइट कहलाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में समिट का जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट कहलाता है, और ये आप देख रहे हो, ये आसान डेफिनेशन। हम और भी करेंगे, और डेफिनेशन करने वाले हैं। आप तो देखिए ये है वर्टिकल लाइन। क्या ये वर्टिकल है? बिल्कुल है या नहीं है? और इस वर्टिकल लाइन के बिल्कुल आधा प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरफ है और आधा प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरफ है। और जो लाइन
किसी भी चीज को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड करें उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल बाइसेक्टर है। सो द वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। आप दोबारा रिवाइंड करके सुनिएगा, मैं एक बार फिर भी बोल देता हूं। देखो ये मैक्सिमम हाइट को गौर से देखिए, इससे आधा मोशन प्रोजेक्टाइल का इस तरफ है, आधा मोशन प्रोजेक्टाइल का इस तरफ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट के लिए आप कह सकते हो वर्टिकल, वर्टिकल मीन अलोंग वाई एक्सिस, इट इज द वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी आपको पसंद ना आया तो तीसरा डेफिनेशन कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है, जरा इस मैक्सिमम हाइट पे नजर डालिएगा। तो ये इस एक्स एक्सिस के साथ क्या क्या होता है, 90 डिग्री पर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और जो 90 डिग्री पर मिलता है उसे हमारे अशराफ ने और आबाओ अजदाद ने परपेंडिकुलर का नाम दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है, जिसे मैक्सिमम हाइट कह रहे हो परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट? कहो नहीं नहीं सर, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि मैं तो इधर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं, मैं तो इधर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं। तो ठीक है ना, डेफिनेशन हम अधूरा कर चुके, पूरा कर लेते हैं कि बेशक मैक्सिमम हाइट एक परपेंडिकुलर है along एक्स एक्सिस, लेकिन कहां से है? फ्रॉम समिट। सो द थर्ड डेफिनेशन, the perpendicular on x-axis from summit is called maximum height। maximum height वो परपेंडिकुलर है जो समिट से ड्रा होता है x एक्सिस पर, that is called maximum height। अभी भी जो है ना वो दिल जो है वो मुतमईन नहीं हुआ। सो एक और भी डेफिनेशन आपके नाम करता हूं, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं कुछ लाइंस खींच रहा हूं आपकी इजाजत लिए बगैर। ये सारे लाइंस स्ट्रेट हैं? यस, मैंने सुना आपने कहा यस सर। सो झूठ में बिल्कुल नहीं बोलता, कभी कभी बोल लेता हूं, तो खैर उस पर माफ कीजिएगा। ये है हमारे स्टूडेंट्स, ये है सारे लाइंस मैंने ड्रा किए हैं, इतने सारे स्ट्रेट लाइंस ड्रा किए। हर स्ट्रेट लाइन इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट है और ये सारे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हैं। सो गौर से सुने, डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट, यहां तक इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट्स है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन से? वर्टिकल माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल, जो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो उसे कहते हैं वर्टिकल। तो ये सारे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जो सबसे ज्यादा हो वो मैक्सिमम हाइट है। तो आप गौर से देखें, ये सारे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं और इन सारे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स में ये जो सबसे ज्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स है, इसको जनाब प्रोजेक्टाइल के डिस्कवरर ने कहा मैक्सिमम हाइट। तो आपको मैंने 4 5 6 डेफिनेशन शायद बता दिए। मैक्सिमम हाइट जो आपको पसंद हो वो लिख लेना। तो जनाब मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन तो हो गया। अब हम मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डिराइव करेंगे। क्यों ना इसी प्रोजेक्टाइल इस कमान के अंदर डिराइव करें, ठीक है। लेट मी डिराइव इट। प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट का फार्मूला इस जगह पे आपके नाम करता हूं, ठीक है। क्या हमको डराते हो ए बिफरे हुए तूफानों, हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है। अच्छा जनाब, वी आर डीलिंग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या है? मैक्सिमम हाइट सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले इक्वेशंस का फैसला कर लेते हैं। मैं कुछ इक्वेशंस इधर लिखता हूं कि कौन सा इक्वेशन यूज करूं कौन सा ना करूं। क्या मैं इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT का यूज करूं? आप कहें नो। नो क्यों? मुझे हाइट चाहिए। हाइट एक डिस्प्लेसमेंट है और इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो मुझे कैसे मिलेगा? चलो जनाब, आप सही है और ये गलत। अच्छा, मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं, S इज इक्वल टू VT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूं? आप कहें नो। क्यों भाई? इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को मैं हाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं, वाई एक्सिस पर लूंगा तो। आप कहें सर इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन इसमें टाइम है और हमें किसी भी टाइम की वैल्यू मालूम नहीं है। आप देखो मैक्सिमम हाइट तक अभी तक हमने टाइम डिस्कस नहीं किया, तो ऊपर की चीजों में टाइम अननोन है। फिर मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए मैं टाइम की वैल्यू क्या पुट करूंगा? मुझे नहीं पता। सो दैट्स व्हाई इस इक्वेशन से भी दूर रहें। लिहाजा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर पे
इस पे एग्री है? बिल्कुल एग्री हूं। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है जो मुझे चाहिए, हाइट इज अ डिस्प्लेसमेंट। फाइनल भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इनिशियल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। उम्मीद है आप रीजन समझ गए कि व्हाई आई एम गोइंग टू यूज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। मैं इधर वी आई नहीं लिख रहा क्योंकि हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को वी कहा। अब जल्दी से बताओ, हम इसको y फॉर्म में कन्वर्ट करें या x फॉर्म में कन्वर्ट करें? आप कहोगे सर y फॉर्म में, क्योंकि हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो हाइट है और हाइट अलोंग y एक्सिस होता है। सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू y फॉर्म। कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2 की जगह 2, a की जगह ay, s की जगह sy, इक्वल की जगह इक्वल, vf की जगह vfy स्क्वायर और माइनस vy स्क्वायर। एक एक चीज की वैल्यू पुट करूंगा रीजन के साथ, आप आराम आराम से सुनिएगा। 2 की जगह 2, आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल में ay आएगा तो g लिखूंगा और प्लस भी लिखूंगा और माइनस भी लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, देखो sy का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस को दुनिया वाले हाइट बोलते हैं, हम भी हाइट बोल देते हैं, हम भी दुनिया में रहने वाले हैं। हाइट इज इक्वल टू vfy, क्या लूं? शाबाश। अब जल्दी से कुछ लोग कहेंगे सर वी एफ साइन थीटा, कुछ क्या कहेंगे कुछ क्या कहेंगे, लेकिन भूल गए मैंने कहा था, कल कितनी बार कहा कि जिस कैलकुलेशन में समेट इन्वॉल्व हो तो वहां फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0, क्योंकि y कंपोनेंट ऊपर लेके जाता है और प्रोजेक्टाइल यहां से ऊपर नहीं गया, इट मीन कि y कंपोनेंट बढ़ चुका है। समझ गए हो? तो vfy यहां 0 है। मैंने y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इसलिए 0 लिया क्योंकि हम जिस हाइट की बात कर रहे हैं उसमें समिट इन्वॉल्व है और समिट पर फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट नेस्तनाबूद हो जाता है, तो 0 स्क्वायर माइनस vy का फार्मूला जीता जागता है v sin थीटा और ऊपर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा प्लस माइनस 2g और h इज इक्वल टू 0 स्क्वायर ना लिख के माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अक्सर बच्चे टेक्स्ट कर लेते हैं कि सर ये स्क्वायर तो थीटा पर भी था, तो मेरे सादा लो स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स रूल है कि थीटा पर स्क्वायर नहीं लिखा जाता। साइन थीटा होल स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, इसका एक ही मतलब है कि पहले साइन थीटा मालूम करो फिर उसका स्क्वायर ले लो। तो चाहे आप स्क्वायर इधर लिखो या होल पे लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस और माइनस जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, 2 और g उस तरफ ले जाएं तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला मिल जाएगा v स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g और साथ में 2 है। जरा गौर तो करें, ये मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का दरअसल एक आउटपुट पैरामीटर है और आप इसका फार्मूला देखें, इनिशियल वेलोसिटी इनपुट, थीटा इनपुट और बाकी इक्वेशन में ये कांस्टेंट है और ये नंबर है कांस्टेंट है। सो दैट्स व्हाई ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। आप मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट भी समझ गए हैं। नाउ अनदर पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। My next factor is time of flight. So my dear students, time of flight is the maximum height हो गया, हम maximum height से नबरदाजमा हो गए। और 6 नंबर पॉइंट, that is the time of flight. My dear students, flight कहते हैं complete motion को। अक्सर वही ना खलक जमा फ्लाइट थे, फ्लाइट मेरी फ्लाइट है मतलब ये है कि मैं पेशावर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करूंगा और अगर अल्लाह को नागवार ना गुजरा और उन्होंने मुझ पे एहसान किया तो जद्दा एयरपोर्ट पर दोबारा लैंड भी कर लूंगा, तो लैंडिंग तक इसको फ्लाइट बोलते हैं, यानी कंप्लीट मोशन को फ्लाइट कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फॉर इट्स कंप्लीट मोशन, कंप्लीट मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल मोहतरम जो टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तासुफे पोए गई तो मजीद डेफिनेशन करते हैं। यहां से प्रोजेक्टाइल रवाना हुआ और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तासुफे पोए गई पदे बिल्कुल, और यहां पर प्रोजेक्टाइल आता है जिसे कहते हैं इंपैक्ट। सो इंपैक्ट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल रवाना हुआ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसे ही ये मोशन कंप्लीट हुआ तो यहां तक जो टाइम ले लिया दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट।
इस पूरे मोशन के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये स्मॉल टी से नहीं कैपिटल टी से डिनोट होगा। सो द सेकेंड डेफिनेशन इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इंपैक्ट पॉइंट। ये भी बच्चों वाला डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन करते हैं, लॉजिकल डेफिनेशन करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टच कर लेते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट में आपकी इजाजत से। और ये है हमारे स्टूडेंट्स, यहां से प्रोजेक्टाइल रवाना होता है। गौर से देखें, आपसे उगलवा कर डेफिनेशन बताऊंगा आपको, लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है। सो प्रोजेक्टाइल यहां से फर्ज करो यहां तक आया, तो यहां तक आने का जो इधर से इधर तक टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसी तरह ये बड़ा सर हिलाते रहो, नहीं ये नहीं होगा जनाब। यहां से लेकर यहां तक प्रोजेक्टाइल ने जो टाइम लिया वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। यहां तक जो टाइम है वो आम टाइम है। आम बहुत हुआ है नो, ये आम टाइम है, ऑर्डिनरी टाइम है, एक आम पोर्शन का टाइम है। अब गौर से देखिए, आम टाइम के दौरान प्रोजेक्टाइल का हाइट जीरो नहीं है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक अगर प्रोजेक्टाइल आ जाए तो कहे सर अब भी ये आम टाइम है, हम स्मॉल टी लेंगे, कैपिटल टी नहीं ले सकते, अभी तो मोशन पूरा नहीं हुआ, अभी तो ये आम टाइम है। अभी भी जरा देखिएगा तो हाइट की वैल्यू जीरो नहीं है। हाइट जीरो नहीं तो आम टाइम, हाइट जीरो नहीं तो आम टाइम। यहां भी आम टाइम और हाइट जीरो नहीं, यहां भी टाइम जो होगा वो आम टाइम होगा, स्मॉल टी रहेगा, आम टाइम होगा, क्योंकि इस लोकेशन का भी इस वक्त हाइट जीरो नहीं है। बातों से आप समझ गए हो कि जब प्रोजेक्टाइल इंपैक्ट पर आएगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट जीरो हो जाएगा। और जैसे ही हाइट जीरो हो जाए तो अब ये आम टाइम नहीं, अब ये खास टाइम बन गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया। आप उम्मीद करता हूं समझ भी गए होंगे, नहीं तो 2-3 मिनट की ये कहानी को रिवाइंड करें, यहां से दोबारा देखें। इधर से इधर तक आम टाइम और आम टाइम की निशानी की हाइट जीरो नहीं है। इधर से इधर तक आम टाइम और आम टाइम की निशानी की हाइट जीरो नहीं है। इधर से इधर तक आम टाइम और आम टाइम की निशानी की हाइट जीरो नहीं है। जैसे ही हाइट जीरो हो गया, आम टाइम स्मॉल टी खास टाइम कैपिटल टी में कन्वर्ट हुआ और ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया। इससे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की एक शर्त का पता चला कि अगर किसी इक्वेशन से हम टाइम मालूम करना चाहे और उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो इसका एक ही तरीका है कि उस इक्वेशन में हाइट को जीरो करो, क्योंकि जब तक आप हाइट को जीरो पुट नहीं करोगे तब तक प्रोजेक्टाइल रास्ते में है, और जब तक प्रोजेक्टाइल रास्ते में है तब तक आम टाइम होगा लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। सो ये आम टाइम टी इस खास टाइम ऑफ फ्लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि नॉन जीरो हाइट को जीरो कर दो। जैसे ही हाइट जीरो तो आम टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की शर्त बताई, जिनको समझ नहीं आई वो इसको 1-2 बार आम स्लो स्पीड से देखिएगा, उनको समझ आ जाएगी। अब आप समझ गए हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए शर्त है, और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए शर्त क्या है? शाबाश, शर्त यह है कि इक्वेशन में अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट जानना चाहते हो तो इक्वेशन में हाइट को जीरो पुट करना होगा, क्योंकि जब आप हाइट जीरो पुट करोगे तब हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल इंपैक्ट पर आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मिल गया, आम टाइम नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लिख लिया मैंने। सेकेंड इक्वेशन, पहली बात, मैं फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर रहा, आप रीजन देखिएगा व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, सुने सही, वी एफ इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, उसमें तो टाइम है तो क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें हाइट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और आम टाइम का मैं क्या करूं, मुझे तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट की शर्त है कि इक्वेशन में h को जीरो पुट करना पड़ेगा, वरना प्रोजेक्टाइल रास्ते में रहेगा और आम टाइम आपको मिलेगा लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट आपको नहीं मिलेगा। मैं थर्ड इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें तो टाइम ही नहीं है, तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बनाऊंगा, इसलिए सेकंड इक्वेशन इज द बेस्ट इक्वेशन। अब बताओ इसको x फॉर्म में कन्वर्ट करूं या y में, क्योंकि हम इक्वेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या करूं जनाब, आप कहें सर y फॉर्म में, x में क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको x में कन्वर्ट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x को हम हाइट नहीं कह सकते, तो इक्वेशन में हाइट नहीं आएगा, और जब हाइट नहीं आएगा तो हम जीरो कैसे पुट करेंगे, और x जीरो पुट नहीं करेंगे तो आम टाइम रहेगा, खास टाइम तो नहीं बनेगा। चले जनाब, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वायर फॉर्म
y फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपको समझ आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू वी वाई टी प्लस 1/2 ay और साथ में है टी स्क्वायर। ये है जनाब सेकेंड इक्वेशन। अब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y को दुनिया वाले हाइट कहते हैं। h इज इक्वल टू वी वाई का फार्मूला है v sin थीटा t और ay की जगह प्लस माइनस और 1/2 और ay की जगह g और साथ में टी स्क्वायर। ay इज प्लस माइनस g। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बार बार बात करना ठीक नहीं होता। देखो इस इक्वेशन में हाइट है, द खबरी खबरी, इसमें हाइट है और जब तक हाइट मौजूद है तो प्रोजेक्टाइल हमारा रास्ते में है और जब तक प्रोजेक्टाइल रास्ते में है तो ये जो टाइम है ये आम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। हमें आम टाइम का क्या करना, हमें तो इस पॉइंट तक मैक्सिमम टाइम यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आम टाइम से खास टाइम में तब आओगे जब आप हाइट को क्या पुट करोगे, 0। सो अगर आप चाहते हो कि स्मॉल टी कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में कन्वर्ट करो, सो यू हैव टू पुट h इज इक्वल टू 0 और जैसे ही मैंने हाइट 0 कर दिया तो आप देखिए कि अब मैं स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हाइट था तब तक टाइम आम था, रास्ते में था प्रोजेक्टाइल। जैसे ही हाइट 0 तो प्रोजेक्टाइल इंपैक्ट पर गया तो अब ये आम टाइम नहीं रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया प्लस माइनस 1/2 और g और t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा हमारे स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ। -v sin थीटा और t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और g और साथ में होगा टी स्क्वायर। आपको शायद नजर आ रहा होगा, तो माइनस और माइनस कैंसल, ऐसा करें ये एक टी के साथ कैंसिल, 2 इधर डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2v sin थीटा और g आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू टी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है और आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट बजाते खुद प्रोजेक्टाइल का एक अननोन का आउटपुट है और इस आउटपुट में भी आपको v मिल रहा है और थीटा और बाकी चीजें कांस्टेंट, बिकॉज v और थीटा इनपुट पैरामीटर है, ये आउटपुट पैरामीटर है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है और इससे हम कंप्लीट मोशन का टाइम मालूम कर सकते हैं। आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो समझ गए, ये फार्मूला आपको याद रहेगा। मैं जल्दी से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं और इसी में आपको एक बात और बता देता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान तो दें, आप गौर तो करें। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोजेक्टाइल यहां से रवाना है और यहां आया 200 सेकंड में, तो बताओ इधर से समिट तक कितना होगा, आप कहोगे 100 सेकंड। अगर पूरा मोशन 20 सेकंड तो टॉप तक 10 सेकंड, यानी द टाइम टू समिट इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय 2। लिहाजा टाइम टू समिट की वैल्यू भी हमें मालूम हो चुकी है। टोटल टाइम हमारे पास आया 2v sin थीटा डिवाइड बाय g और डिवाइड बाय ये 2, तो 2 और 2 लग गए ठिकाने, तो टाइम टू समिट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया v sin थीटा डिवाइड बाय g। ये टाइम टू समिट है और वो जो था वो टाइम ऑफ फ्लाइट का, कंप्लीट मोशन का टाइम था। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिस्कस कर लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानियां खत्म होने वाली हैं और ये है हमारे स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट की डिस्कशन भी हो गई। नाउ लेट मी डिस्कस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैं रेंज पे बात करूंगा। रेंज क्या है? सो वांट टू डिस्कस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड इट इज द कौन सा पैरामीटर? 7 नंबर प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। डिफाइन करूंगा डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर ये है, ये देखो जिस पे मैं वेव्स बना रहा हूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इंपैक्ट पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट बनता है, दिस डिस्प्लेसमेंट या दिस गैप इज कॉल्ड, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये है इंपैक्ट। गई और इन दोनों के दरमियान ये जो गैप नजर आ रहा है इसी को नाम दिया गया है रेंज। अगर मैं कहूं कि रेंज क्या है तो आप सिंपल लफ्जों में कह सकते हो कि द गैप बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड इंपैक्ट, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दैट डेफिनेशन शो। दूसरा डेफिनेशन आप देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेफिनेशन है, अगर मैं इधर डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करूं,
मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रा कर रहा हूं, आपको क्या पता ये डिस्प्लेसमेंट है? तो आप कहें सर ये स्ट्रेट लाइंस हैं और हर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ डिस्प्लेसमेंट, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हो लेकिन होता तो डिस्प्लेसमेंट ही है। ये ले माय डियर स्टूडेंट्स, कितने डिस्प्लेसमेंट ड्रा होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में? तो आपका जवाब होगा सर बेशुमार, इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। ये कौन से डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका सबूत ये है कि ये स्ट्रेट है। बट कौन से हैं? तो आप कहें सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दे आर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स। सो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नंबर 2, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नंबर 3, इन बेशुमार इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज बोलते हैं। तो आप एक डेफिनेशन कर सकते हो दैट द गेप बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड इंपैक्ट पॉइंट। आप दूसरा डेफिनेशन कर सकते हो कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। आप तीसरा डेफिनेशन कर सकते हो कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इंपैक्ट पॉइंट। इसके भी अच्छा डेफिनेशन है, गौर से देखें। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, सिर्फ यो पॉइंट हम सिर्फ एक पॉइंट से समझा रहा हूं, ये एबिलिटी आप पे छोड़ रहा हूं कि आप कितना समझ रहे। सिर्फ इस पॉइंट को देखिएगा जनाब, प्रोजेक्टाइल यहां पर है, फिलहाल प्रोजेक्टाइल यहां पर है, इधर देखिएगा। इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ रहा है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर है? आप कहो नहीं सर, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर्म है, एक आर्म हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। रेंज तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, ये तो मैक्सिमम नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर्म है। मैं कहूंगा क्यों आर्म है? आप कहें सर इसमें टाइम भी तो आर्म है। जब तक प्रोजेक्टाइल का टाइम आर्म रहेगा तब तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर्म रहेगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल बेचारा सफर होता होता इंपैक्ट पर आया और जैसे ही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया, तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है एस एक्स वो किसके बराबर हो गया? रेंज के। आपको मैंने बातों बातों में कंडीशन बताया, काइंडली जिसको समझ नहीं आई तो इसको एक दो मिनट रिवाइंड करें फिर सुन लीजिएगा। यानी जब हम इक्वेशन में कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को मैं तब तक रेंज नहीं कहूंगा जब तक मैं स्मॉल टी के बजाय कैपिटल टी यूज ना करूं, क्योंकि जब तक प्रोजेक्टाइल स्मॉल टी का टाइम ले रहा है तब तक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं होता, और जब तक ये मैक्सिमम नहीं होता तब तक ये रेंज के बराबर नहीं होता। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। आप देखिएगा मैं रेंज के इक्वेशन के साथ क्या करता हूं। टू फाइंड द फार्मूला ऑफ रेंज आई एम गोइंग टू से दैट एज वी नाउ दैट एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं। पहला इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर रहा? क्योंकि पहले इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो मैं रेंज कैसे मालूम करूंगा? रेंज बजाते खुद भी तो एक डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर रहा? क्योंकि तीसरे इक्वेशन में टाइम नहीं है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि रेंज मालूम करने के लिए इक्वेशन में आर्म टाइम के बजाय टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना लाजमी है। सो दैट्स व्हाई टाइम भी तो चाहिए। सो इसलिए ये इक्वेशन बेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है। कन्वर्ट इनटू एक्स फॉर्म। Why I am converting into x form? Why not I am converting into y form? The reason is that I am going to find maximum horizontal displacement. Horizontal mean x form. So सबके साथ x लिख ले। Displacement along x, velocity का x, t अपनी जगह पर प्लस 1/2 ax और t स्क्वायर। आपके सामने ax आया, समझो आपके सामने आपका दुश्मन आया और इसे 0 से मल्टीप्लाई करो। ax 0, डिस्प्लेसमेंट along x ये इसी तरह रहने दे, इज इक्वल टू वी एक्स होता है v cos ऑफ थीटा और t, ये पार्ट 0 हो चुका है। मुलाहिजा करें माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल t मींस के ये आर्म टाइम है, यानी प्रोजेक्टाइल अभी रास्ते में है। तो जब तक ये टाइम आर्म टाइम रहेगा, जब तक ये आर्म टाइम है, तब तक ये x मीन हॉरिजॉन्टल और s मीन डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आर्म है। आर्म का मतलब है कि ये रेंज के बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप v की जगह v लिखो, cos की जगह cos लिखो, थीटा की जगह थीटा लिखो, जैसे ही आपने आर्म टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बना दिया
तो प्रोजेक्टाइल इंपैक्ट तक पहुंच गया। प्रोजेक्टाइल इंपैक्ट तक पहुंच गया तो अब ये आर्म हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा, अब ये आर्म हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। वैल्यूज पुट करें, शाबाश। रेंज इज इक्वल टू वी की जगह क्या लिखें, वी की जगह वी ही लिखो, इनपुट है cos ऑफ थीटा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2v sin थीटा डिवाइड बाय जी। ये फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, आपकी वुसअतों में होगा अभी तक। रेंज इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय v, तो v स्क्वायर, और ये 2 cos थीटा इंटू sin थीटा डिवाइड बाय जी। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पता होगा, मैट्रिक में आपने ट्राइगोनोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा था कि 2 cos थीटा sin थीटा इज sin ऑफ 2 थीटा, इट इज कॉल्ड डबल एंगल आइडेंटिटी। तो मैं फार्मूला लिखने वाला हूं कि रेंज इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन ऑफ डबल थीटा डिवाइड बाय जी, और ये प्रोजेक्टाइल के रेंज का फार्मूला है जो मैंने आपके सामने डिराइव किया, एंड इट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। रेंज तो हमें मालूम हो गया, अभी रेंज की कुछ अधूरी बातें कंप्लीट करनी है, आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो लेट मी डिफाइन इट। आपने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा, कहे हाँ सर पढ़ा। मुझे दो सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम कब होगा, यह खबर। और दूसरी बात कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम रेंज क्या होगा। सो रेंज मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम रेंज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस दोनों में फर्क क्या है। जब आप कहते हो कब होगा, सो ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशन, यानी मैक्सिमम रेंज की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। और जब आप कहते हो कि क्या होगा, तो इट मींस वैल्यू, वैल्यू यानी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू और मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन। सो देखिए मैं कहूंगा कि एज वी नाउ दैट रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन डबल थीटा डिवाइड बाय जी। ये फार्मूला बता रहा है कि रेंज का सारा दारोमदार sin 2 थीटा पर है। अगर इसका सारा दारोमदार sin 2 थीटा पर है, तो मैं तो बिला झिझक बड़े शान से लिखूंगा कि जैसा जैसा sin 2 थीटा वैसा वैसा रेंज, जैसा sin 2 थीटा वैसा रेंज, ऐसा तो लिखना पड़ेगा। अब मैं कहूंगा कि आपको रेंज मोहतरम मैक्सिमम चाहिए। अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो जैसा वैसा मींस कि sin 2 थीटा भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता है, बखूबी पता है कि सर मैक्सिमम रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल का, जो मैक्सिमम सॉरी sin 2 थीटा मैक्सिमम मीन 1, साइन हो या cos हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो sin 2 थीटा 1, इट मींस के 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1, इट मीन 2 थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2, इट मीन के द आंसर इज 45 डिग्री। इसका आंसर 45 डिग्री है। इसका मतलब है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, आपको जवाब मिल गया। आप कहें सर जब हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो इस मोहतरम प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा, ये सबसे दूर जाके गिरेगा। ये है शर्त, कंडीशन। एंगल का 45 डिग्री होना, इट इज द रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब हम वैल्यू की बात करेंगे कि वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू लिखने के लिए मैं कहूंगा कि एज वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन डबल थीटा बाई जी। फिर मैं कहूंगा कि आपको तो मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की जगह क्या वैल्यू लिखनी होगी, हमें साइन 2 थीटा की जगह मैक्सिमम लिखना होगा, और डिवाइड बाय जी। सो नेक्स्ट क्या है हमारे स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर मैक्सिमम। लेकिन आप जानते हो कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो वो लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, सो इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है और ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है। द लास्ट पॉइंट ऑफ रेंज, रेंज की आखिरी बात आपके नाम करता हूं
फिर ईटा वालों के लिए कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा, अलाउ में 2-3 एमसीक्यूज, तो बस वाइंड अप कर दूंगा। रेंज के लिए लास्ट पॉइंट, आप ऐसा करें कि इस फार्मूले को यूज करें, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसा करें कि पहले थीटा 60 डिग्री पुट करें और आप रेंज एट 60 मालूम करें, आपको इधर 60 डिग्री पुट करें, you will get 0.866 v स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये रेंज मिल जाएगा। शायद अगर आप थीटा 30 डिग्री पुट करें तो इसी फार्मूले में 30 पुट करें तो रेंज एट 30 इज इक्वल टू 0.866 v स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री का रेंज आप इसमें क्या होता है, सेम होता है। आप चेक करें कैलकुलेटर में, ज्यादा से ज्यादा मैंने ये वैल्यू शायद गलत लिखी हो, मुझे तो लगता है ठीक लिखी 0.866 साइन 120 क्या होता है, मुझे तो लगता है 0.866 ही होता है, लेकिन आप प्लीज चेक करें। अगर ये जो भी हो तो वो वही इधर भी होगी, फिर भी रेंज सेम रहेगा। हमने सीखा कि प्रोजेक्टाइल का 60 डिग्री पर रेंज और 30 डिग्री पर रेंज बराबर होते हैं। इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि 60 और 30 का सम क्या आता है, 90। तो हमें शक हुआ कि जिन एंगल्स का सम 90 हो उनका रेंज आपस में बराबर होता है। सो इसी तरह हम कहेंगे कि रेंज एट 70 विल बी इक्वल टू रेंज एट 20, क्योंकि 70 और 20 का सम भी 90 होता है। 70 प्लस 20 इज आल्सो इक्वल टू 90। फिर होगा रेंज एट 80 must be equal to range at 10 because 80 plus 10 is also equal to 90. So उन एंगल्स का जिनका सम 90 डिग्री हो उन पर रेंज आप इसमें बराबर होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसका एक डायग्राम ड्रा करेंगे। इन एंगल्स को बोलते हैं टू प्रोजेक्शन एंगल। याद रखें, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जिनका सम 90 आ रहा हो इसे कहते हैं टू प्रोजेक्शन एंगल्स। इसे टू प्रोजेक्शन एंगल्स कहा जाता है। इन पर रेंज हमेशा सेम रहेगा। अगर टू प्रोजेक्शन एंगल का आपने डायग्राम ड्रा करना हो तो ये ले जनाब एक्स एक्सिस और ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पर आ जाता है प्रोजेक्टाइल। ये सबसे लंबा रेंज होगा, तो इस पर मैं लिख लेता हूं 45 डिग्री का जो रेंज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं फर्ज करो मैंने 30 से फेंका तो 30 वाला इधर गिरा, ये 30 डिग्री वाला है। अगर आप 60 से फेंकोगे तो 60 वाला भी बिल्कुल इसके ऊपर आके गिरेगा, ये है जनाब 60 डिग्री वाला। तो देखो 60 और 30 का रेंज सेम है और 45 का मैक्सिमम है। इसी तरह अगर आपने 10 से फेंका, फर्ज करो 10 वाला इधर आके गिरा, ये 10 वाला है। तो अगर आप 80 से फेंकोगे तो 80 वाला जाएगा कहां जाएगा, लौट के यही आएगा, तो 80 वाला भी इधर गिरेगा। यानी जिन एंगल्स का सम 90 हो उनका रेंज आप इसमें बराबर होता है। ये टू प्रोजेक्शन एंगल्स के लिए माय डियर स्टूडेंट डायग्राम है। ये लो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बुक में मौजूद प्रोजेक्टाइल का चप्पा चप्पा हमने पढ़ लिया, रेंज खत्म। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो ये ज्यादातर एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले भी एक दिन इसका सामना करेंगे। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले नंबर पे मैं आपके लिए कह देता हूं कि प्रोजेक्टाइल का रेंज और हाइट बराबर होते हैं उस एंगल पर जब एंगल हो 76 डिग्री। अगर आप 76 डिग्री पर एंगल पुट करें, सॉरी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करें, ये मार्कर प्रोजेक्टाइल है और मैं इसको 76 डिग्री पर फेंकूं तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही आगे जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता तो वो 76 डिग्री रेंज में भी पुट करें, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, इसमें 76 पुट करें, और वो इस इक्वेशन में भी पुट करें वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, दोनों में 76 डिग्री पुट करें, दोनों से जवाब बिल्कुल सेम आएगा। तो इट मीन रेंज और हाइट आप इसमें क्या है, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है सेकेंड पॉइंट कि जो मैक्सिमम रेंज होता है ये हमेशा हाइट के 4 टाइम्स होता है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट, ये हाइट के 4 टाइम्स होता है। अब आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों या कैसे होता है, तो आप ऐसा करें कि वैल्यूज पुट करें, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आएंगे, जैसे कि मैं प्रूफ करना चाहता हूं, 2 पल में हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी। अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम रेंज कितना है, वी स्क्वायर बाय 2g,
और इधर लिखूंगा 4 और h की जगह लिखूंगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब देखिए हमारे स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर और जी टिकाने लग गए, तो इधर आ गया 1, इधर आएगा 4, वी स्क्वायर कैंसिल, यहां साइन है लेकिन कौन सा रेंज है, मैक्सिमम, और आपने प्रूव किया कि जहां मैक्सिमम रेंज होता है वहां एंगल 45 होता है, तो इधर 45 पुट करें, साइन ऑफ 45 डिग्री और इसका ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये और ये कैंसिल तो 2 बन जाता है, और साइन ऑफ 45 का स्क्वायर लोगे तो ये आपको 1/2 मिल जाएगा, और ये 2 और वो कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 लेफ्ट और राइट साइड का बराबर आना इस बात का सबूत है कि इक्वेशन बिल्कुल ठीक है कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्स्ट्रा या ईटा पॉइंट्स आप इसे कहें या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप इसे कहें, जो चाहे इसे कहें, तो माय डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3, एंड पॉइंट नंबर 3 ये है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बुक में नहीं है लेकिन यकीन करें काफी पास्ट पेपर ऑफ ईटा में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के स्पेशली इक्वेशन आए हैं। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, अगर आप प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हो, टॉप का मतलब समिट, तो आप समिट कहो या टॉप कहो ये आपकी अपनी मर्जी है। इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। ये मास ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है टॉप पर समिट पर। ये कोर्स में नहीं है, फार्मूला ही याद रखिए आपके लिए बेहतर होगा। अगर पॉइंट नंबर 4 मोमेंटम एट द समिट आप लेना चाहते हो कि टॉप पर मोमेंटम कितना होता है समिट पर, तो उसका फार्मूला होता है mv cos of theta, mv cos of theta is the formula of momentum at the top। और पॉइंट नंबर 5 एक शॉर्ट फॉर्म है, अक्सर क्वेश्चंस में रिपीट होता है, जहां एंगल 60 डिग्री होगा, याद रखें जहां एंगल 60 डिग्री होगा वहां काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप जो है वो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम या इनिशियल या बॉटम कहो या इनिशियल या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के 1/4 के बराबर होगी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी 100 जूल दिया और 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया तो समिट पर जाकर 25 जूल रह जाएगा। अगर आपने 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी से फेंका और 60 डिग्री से फेंका तो टॉप पर जाकर 250 जूल काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। इसका भी आप प्रूफ कर सकते हो, सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, यू कैन प्रूव इट बेटरली। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा हूं कि देयर इज एन इक्वेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ये है जनाब 5 था कि 6 था, 5 हो, लेट मी कंसिडर 6। द 6 इज टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर जो होता है इट इज 8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट डिवाइड बाय जी। ये फार्मूला कहां से आता है, तो इसका प्रूफ आसान है, आप क्या बेचारे पछताते रहोगे इसके पीछे या ख्वार होते रहोगे, लेट मी प्रूव इट। इज वी नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2v sin थीटा डिवाइड बाय जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और इधर आएगा v स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, तो टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह 4, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा और जी स्क्वायर की जगह जी और जी लिख रहा हूं, अलग अलग लिख रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट में जी के आगे 2 होना चाहिए, तो मैं ऐसा करूंगा इसके साथ 2 लगा दूंगा और ऊपर 2 लगा दूंगा तो 4 से 8 बन जाएगा। अब देखो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू हाइट, तो ये बन जाएगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हाइट डिवाइड बाय जी, और ये आपको इस फार्मूले का प्रूफ मिल गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान इक्वेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट इज कि अगर दो प्रोजेक्टाइल बैक वक्त प्रोजेक्ट करें तो एक दूसरे के लिहाज से एक्सेलरेशन क्या होगा। पॉइंट नंबर 7, फर्ज करो यहां पर है एक्स एक्सिस और यहां पर है वाई एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यहां पर प्रोजेक्टाइल है और इसके ऊपर आप बैठे हैं। आप में से वो बंदा जो इस वीडियो से को ख्वाब में या नींद में देख रहा है और मुसलसल उसको नींद भी आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, हालांकि मुझे लगता है कि अभी 12 बज रहे हैं और मैं सुबह से माशाल्लाह टीचिंग कर रहा हूं और अभी तक आई डोंट नो लेक्चर कहां तक गया। तो जो इस वीडियो को देखकर सो रहा है उसको मैंने इस प्रोजेक्टाइल पर बिठा दिया और मैं दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूं
और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये बता दें कि इन दोनों में एक दूसरे के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा। सो याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट होते हैं या दो प्रोजेक्टाइल ये बंदा बजाते खुद भी प्रोजेक्टाइल बन गया है, तो जब दो प्रोजेक्टाइल आप बैक वक्त प्रोजेक्ट करते हो तो उनका एक दूसरे के लिहाज से एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इनका एक दूसरे के लिहाज से कोई वेलोसिटी या कुछ चेंज नहीं होता, दोनों के स्टेट सिमिलर आते हैं, लिहाजा चेंज जीरो होता है। और चेंज जीरो होने की वजह से इस ऑब्जर्वर के लिए इस बंद या इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और इस बॉडी के लिए इस बंदे में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इससे एक आध बार क्वेश्चन ये आया है कि अगर माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव प्रोजेक्टेड टू प्रोजेक्टाइल्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल नंबर 2 फॉर प्रोजेक्टाइल नंबर 1? द आंसर विल बी 0। इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, 7 था 8। पॉइंट नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ये कहा जाता है कि इस एंगल पर रेंज कितना होगा अगर मैक्सिमम रेंज इतना होगा। तो आम एंगल का रेंज और मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला है तो दैट इज आर थीटा इज इक्वल टू आर मैक्सिमम और साइन ऑफ डबल थीटा। ये इक्वेशन याद रखें, ये मैक्सिमम रेंज और आर्म थीटा के दरमियान इक्वेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम रेंज 1000 है, सो आप बता दें कि व्हाट विल बी द रेंज एट 30 डिग्री। तो आप इधर भी 30 पुट करें, इधर भी 30 पुट करें, इधर 1000 पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 9 नंबर पॉइंट याद रखिए कि 15 डिग्री पर जो रेंज होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ maximum range. Point number 9, it means that range at 15 degree is equal to the half of maximum range. 15 डिग्री पर जो रेंज होता है वो मैक्सिमम रेंज का आधा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हाफ होता है। इसी से प्रूफ होता है, आप इधर मैक्सिमम रेंज छोड़ें और इधर 15 डिग्री पुट करें तो sin 30 और sin 30 is 1/2 और 1/t मीन के इसका हाफ हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में आपको एक एमसीक्यू के तौर पर दे देता हूं। पॉइंट नंबर 10, फर्ज करो मैं एक क्वेश्चन का लेता हूं दैट इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 8 मीटर while its height mean maximum height is 3 meter, what will be the displacement of summit? What will be the displacement of summit? Summit का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 8 और 3 है, हाँ 7 मीटर, और ऑप्शन डी 8 3 5 मीटर लिखा है, हाँ 1 मीटर। जो भी है बस दुआ करो आंसर आ जाए इसमें। मुझे तो लगता है जो डेटा में लिख रहा था तो आंसर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब समझे, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन रिमूव कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एमसीक्यूज जो है वो नहीं किए। अगर आप एमसीक्यूज देखना चाहते हो या एमसीक्यू पॉइंट देखना चाहते हो तो वो मेरा ऑलरेडी एक ओल्ड लेक्चर प्रोजेक्टाइल पर बहुत शॉर्ट है, वहां से एमसीक्यूज पॉइंट्स देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, यूं गया बेचारा, यूं आया, कुछ जल्दी ही वापस आ गया। ये है जनाब प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल का रेंज जो है ये 8 मीटर है, रेंज 8 मीटर है, और ये जो हाइट नजर आ रहा है ये 3 मीटर है। तो आप बता दें कि इस प्रोजेक्टाइल का इस समिट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो प्रोजेक्शन से समिट तक ये जो शॉर्ट रास्ता है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एस आपने बताना है क्या है। तो आई थिंक आप समझ गए कि एस हमने बताना है जो कि हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हमें मिला है 3 है, परपेंडिकुलर 3 है, और बेस आप गौर से देखें तो बेस जो है वो रेंज का हाफ है। तो अगर टोटल रेंज 8 है तो बेस आपको 4 लेना पड़ेगा, तो बेस की वैल्यू है 4। अब पुट करें तो s इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16।
and 25 fruit and the answer is 5. Correct option is 5. अगर मैंने आपको बोर किया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और अगर आपने एंजॉय किया हो तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू।